हेलो एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे थे लक्ष्मीकांत, पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो इसका एक चैप्टर हमने अपलोड किया, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने केवल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर ही बातें नहीं की, बल्कि आपको एग्ज़ाम के बारे में भी बताया, कितने क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं ये भी बताया, मेंस का क्या ट्रेंड रहा ये भी बताया। तो ओवरऑल वो चैप्टर, वो वीडियो 1 घंटा का है, पूरा ज्ञान से भरा हुआ। अगर वो वीडियो अगर आप पूरा देख लीजिएगा, अगर आप फ्रेशर है, न्यू आप एग्ज़ाम के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है, आप न्यू स्टूडेंट है, तो वो वीडियो आपके लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो ख़ास तौर से रिवीजन करना चाहते हैं और जल्दी भूल जाते हैं। ओवरऑल एक अच्छा वीडियो है, उसको आपको देखना चाहिए। 1 घंटा मैंने अपना मेहनत किया उसके ऊपर, आपको पढ़ाया, तो वो वीडियो आप देखिए। और इस चैप्टर में इस वीडियो में हम दो लेसन पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको कहा था कि जो मेहनती विद्यार्थी है वो मेरे साथ जुड़े। मैं श्योर बहुत जल्दी लक्ष्मीकांत मैंने ठान ली है कि आपको कंप्लीट करा दूं और बहुत जल्दी करा दूं। तो ये तभी कंप्लीट होगा जब मैं लंबे लंबे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 10-15 मिनट में कोई बात नहीं हो पाती है, ठीक है। तो लंबे वीडियो के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कॉपी कलम नोट्स बनाने के लिए उठा करके रेडी रखना पड़ेगा, ताकि आप उसको नोट्स बना सको और रिवीजन कर सको। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा लेसन है संविधान का निर्माण। पहला था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि संविधान का निर्माण की प्रोसेस कैसे शुरू हुई, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। हमने देखा था दीवानी प्राप्त हुई 1757 में, प्लासी हुई, प्लासी के बाद बंगाल कब्जे में आ गया, कब्जे में आने के बाद 1764 में बक्सर हो गई। बक्सर में 3 लोग को अंग्रेज़ों ने हराया, एक तो बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और तीसरा बहादुर शाह जफर, ठीक है, शाह आलम। तो तीनों को हरा दिया। तीनों को हराने के बाद अंग्रेज़ों को सीधा दिख रहा था कि कोई बड़ी पावर उसके सामने टिकने वाली अब नहीं है। पूरा बंगाल हथिया लिया, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास पहले से अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गया। तो 1764 के बाद 65 में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, मुगल बादशाह ने दे दिया। दीवानी में यह हो गया कि रेवेन्यू और टैक्स लगाने का पूरा अधिकार अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गया, और जो है जितने छोटे मोटे कार्य, मतलब अदालती कार्य और बाकी कानून व्यवस्था, ये सब जो है नवाब के हवाले कर दिया। तो चीज़ें पूरा कंट्रोल अंग्रेज़ों के ही हाथ में रही, चूँकि रेवेन्यू ही पर ही जो है देश चलती है, सारा सिस्टम चलता है, और रेवेन्यू ही इनके हाथ में आ गया। तो 65 में दीवानी प्राप्त हो गई। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ के लोग, अंग्रेज़ बहुत धनी होने लगे और इंग्लैंड जब जाने लगे तो उन लोगों को लगने लगा कि ये लोग क्या करते हैं भारत में जा कर के, इतना दौलतमंद हो जाते हैं, इतनी तरक्की हो जाती है। तो उन लोगों को पता चला ये लोग जो है बंगाल कंपनी अपना शासन प्रणाली वहाँ मजबूत कर लिया है और यहाँ के ऊपर जो है लोगों को, नवाबों को लूट रहा है। तो उन लोगों को जलन हुई और उन लोगों ने कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि कंपनी बहुत शक्तिशाली हो गई है और इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारे इंग्लैंड के सभा से जो है बाहर निकल जाएगा, इंग्लैंड से बाहर निकल जाएगी, और हो सकता है कि इंग्लैंड पर ही जो है अधिकार जमाने की कोशिश करें। पार्लियामेंट ने कहा, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, हाँ सही है, तो इसके लिए एक कंपनी को रेगुलेट की जानी चाहिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट बना दिया 1773 में। तो पहली बार भारत के लिए कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कानून बना था भारत में, ये लागू करने के लिए। तो फिर वहीं से प्रोसेस शुरू हुआ, कानून बनने की प्रक्रिया वहीं से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, 1773 से। और फिर कंटिन्यू जो है माउंटबेटन प्लान फिर आया, 1946 में हमारा संविधान सभा गठन हो गया, और फिर हमने 49 में जो है संविधान बना लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें अब हम देखेंगे कि निर्माण कैसे हुआ संविधान का। तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले तो हमने बताया था कि एम एन राय ने दिया था, पहली मांग थी इनकी। विचार इनके अंदर ये प्रकट हुआ कि संविधान सभा होनी चाहिए। और कब इन्होंने ये विचार रखा था? 1934 में, कि संविधान सभा होनी चाहिए। तो राय तो जो थे ये वामपंथी आंदोलन के नेता थे, ठीक है, वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी के जो है नेता थे ये। 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की गठन की मांग की। राय दिया था 34 में, लेकिन 35 में जो है कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमें आधिकारिक तौर पर, इन्होंने ये बात रखी कि मुझे संविधान सभा की गठन करने की आप अनुमति प्रदान करें अंग्रेज़ों से, ठीक है। 1938 में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जो है नेहरू ने 1938 में घोषणा की। क्या घोषणा की? कि स्वतंत्र भारत संविधान का निर्माण जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू जी ने कहा था 1938 में कि हम जो संविधान बनाएंगे वो संविधान में
हमारे 9 युवक ही हमारे संविधान निर्माताओं को चुनेंगे और वो चुनने वाले व्यक्ति संविधान सभा में पार्टिसिपेट करेंगे और संविधान का निर्माण होगा। तो 1938 में ये उन्होंने कहा, तो इनको नेहरू रिपोर्ट का नाम दे दिया गया। ठीक है, और इसी की मांग को जो है ना ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसको जाना जाता है। फिर 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसकी अध्यक्षता में जो है स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आया। ठीक है, मतलब जो हमने रखा था 1938 में, राय साहब ने राय दिया था संविधान बनाने का। 38 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि हम वयस्क मताधिकार के द्वारा चुना गया प्रतिनिधियों को संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। 1940 में उसी को स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए अगस्त प्रस्ताव के नाम से यही जाना गया, नेहरू ने इसको रखा, माना गया और इसको ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में इस कमेटी को बैठा गया 1942 में। और जो है संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद संविधान सभा की प्रक्रिया को आम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप लोग संविधान बनाएंगे अंग्रेजों के साइड से। तो क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें केवल एक ही संविधान बनाने की बात थी और मुस्लिम लीग को तो पाकिस्तान चाहिए था, है ना। तो मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत में 2 हिस्सा बटेगा और हमारा संविधान अलग होगा। ठीक है, तो भारत में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन जो है भेजा गया। तो ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का जो ये मंत्रिमंडल जो आया, मंत्रिमंडल का ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ये सदस्य था, जब ये आया तो भारत में एक और कैबिनेट मिशन भेजा गया और इस मिशन ने 2 संविधान सभा की मांग जो है रखनी शुरू की, 2 संविधान सभा की मांग रखी। तो इस संविधान की जब मांग रखी गई तो फिर मुस्लिम लीग जो है संतुष्ट हो गया, भाई साहब हाँ सही बात है, हमारी इच्छा पूरी हो रही है। तो फिर संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में। बात समझ रहे हैं ना, मतलब आप समझ रहे हो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बहुत ईजी है। 1934 में सबसे पहले राय दिया था संविधान बनाने के लिए एम एन रॉय ने। 1935 में जो है पहली बार आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने कहा कि हमें संविधान चाहिए। 1938 में कांग्रेस ने नेहरू जी ने कहा कि हमें वयस्क मताधिकार द्वारा चुन करके जो प्रतिनिधि होंगे वो संविधान का निर्माण करेंगे। 40 में जो है अगस्त प्रस्ताव के नाम से सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन आ गया। इसमें एक ही केवल संविधान बनाने की बात थी, मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर दिया। तो फिर एक कैबिनेट मिशन आया, इसमें 2 संविधान की बात थी, तो मुस्लिम लीग खुश हो गया। अब संविधान सभा के गठन की बात करेंगे। तो कैबिनेट मिशन की योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि संविधान सभा का गठन जो किया गया कैबिनेट मिशन के सुझाव से, ठीक है, कैबिनेट मिशन लाया तो संविधान सभा का गठन किया गया। इसकी विशेषताएं क्या रही? इसमें 389 सीटें थी। देखिए ये सवाल पूछा गया यूपीएससी में, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितना थी? देखिए हमारे तो थे लेकिन कुल कितनी थी? 389, 389। मुस्लिम लीग की सीटें इसमें थी इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत की थी और 93 सीटें देसी रियासत के लिए आवंटित की जानी थी। अब ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांत और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांत में से एक से किया जाना था। मतलब समझ लो 389 सीटें थी, 296 ब्रिटिश भारत, 96 देसी रियासत की थी, ठीक है। और 11 प्रांत के और इसमें से जानते हो 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांत, गवर्नर आप जानते होंगे स्टेट में जो होता है, 11 गवर्नरों के प्रांत और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत, यानी कि प्रत्येक में से किया जाना था, ठीक, उसी में से। दूसरी इसमें चीज़ें थी कि हर प्रांत और देसी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जाएगी, ठीक है। आज भी ऐसे ही होता है कि सीटों का आवंटन हर प्रांत में उनके जनसंख्या के अनुपात में दी जाती है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ ये की गई कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है, ठीक है। अब तीनों को अब जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था, तो धार्मिक तौर पर देखिए मुस्लिम, सिख और सामान्य मुस्लिम और सिख को छोड़कर ये चीज़ें की गई, ठीक है। संविधान सभा का गठन इस तरह से किया गया। 34 में ये चीज़ें कर दी कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधित्व का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमित मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से बदला गया था। मतलब चौथी बात समझ लो कि देखिए समुदाय प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा? जो असेंबली में जीते गए जो लोग हैं वो चुनेंगे, ठीक है। संविधान सभा के व्यक्ति को वो चुनेंगे जो असेंबली में जो जीता है, मतलब स्टेट में जो जीता है, तो वो व्यक्ति एकल संक्रमणी मत मतलब क्या होता है ना, जिससे एक व्यक्ति संविधान सभा का जो है एक मतलब वो चुना जा रहा है उसको, तो जितने भी एमएलए है वो चेक करेंगे, मतलब प्रीफर करेंगे, मैं इनको 1 नंबर देता हूँ या 2 नंबर देता हूँ या 5 नंबर देता हूँ, मतलब प्रीफर करेंगे, मतलब इनको 1 नंबर, इनको 2 नंबर, इनको 3 नंबर, ऐसे मतलब जैसे अभी राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना,
और जैसे अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है कि हमारे एमएलए और वो एमपी ये दोनों मिलकर के चुनते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी होते हैं। तो ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है, ये भागीदारी होते हैं। अरे समझ बात। तो ऐसे ही संविधान सभा के व्यक्ति को चुना गया था। पाँचवीं इसमें यह थे कि देशी रियासत के प्रतिनिधियों का चयन और रियासत का जो प्रमुख होगा वो करेगा, ठीक है, राजा को राजवारों के ऊपर छोड़ दिया। ये 5 बातें थी संविधान सभा के अंदर, ये चीज़ें थी। तो यह स्पष्ट हो गया कि संविधान सभा जो है आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। मतलब जैसे ही काम खत्म होगा संविधान सभा का व्यक्ति की शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्था के सदस्यों द्वारा किया जाना था और जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। आप समझ में आएगा, व्यस्त मताधिकार पर संविधान सभा का नहीं चुना गया, ठीक है। प्रांतीय स्तर पर उन व्यक्ति को जो जीते गए थे पहले से, और वो भी जीते गए थे सीमित मताधिकार से, यानी कि मत देने का अधिकार सब नागरिकों को तो था नहीं। जिन नागरिक को अधिकार था वो नागरिक मत दिया, लेकिन वो व्यक्ति जीते गए, असेंबली में जीत गए, उन्हीं व्यक्ति को एक व्यक्ति को चुन करके उनको भेजा गया संविधान को निर्माण करने के लिए। तो इस तरह से ये व्यस्त मताधिकार वाला संविधान सभा नहीं था, ठीक है। हाँ, ये बात तो सच था कि वो सारे नेता पॉपुलर थे और सारे देशवासी उनको चाहते थे, ठीक है, लेकिन संविधान सभा के जो सदस्य थे वो वयस्क मताधिकार के ऊपर खड़े नहीं थे। वयस्क मताधिकार पर समझ रहे बात कि हर एक वयस्क पुरुष जिसको उम्र है इलेक्शन चुनाव में वोट देने का, वो वही होता है वयस्क मताधिकार, ठीक है। तो हर व्यक्ति वोट नहीं किया था। तो संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, मतलब सभा का चुनाव हो गया जुलाई और अगस्त में 1946 में हो गया। तो 296 सीटें जो है ना ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित हुआ और राष्ट्रीय कांग्रेस को इसमें 208 सीट मिला और मुस्लिम लीग को 73, ठीक है। 296 सीटें भारत में के लिए आवंटित हुआ, ब्रिटिश भारत के लिए। 208 सीटें थी राष्ट्रीय कांग्रेस की और 73 सीटें थी मुस्लिम लीग की। अब 15 सीटें जो थी ये समूह और स्वतंत्र सदस्यों को मिली, मतलब जो इंडिपेंडेंट था, ठीक है, इंडिपेंडेंट आज भी होता है। और देशी रियासतों को 93 सीटें जो भर नहीं पाए, ठीक है, उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय लिया था। सीटों को थोड़ा सा देख लेना, 208 मुस्लिम लीग था, कांग्रेस था, 73 मुस्लिम लीग की था, 15 जो था वो इंडिपेंडेंट था और 93 सीटें देशी रियासतों को दी गई थी, लेकिन ये भर नहीं पाया बाद में, ठीक है, ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा नहीं हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से मान सकते हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल, भारतीय समुदाय, ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि को जगह मिली है इनमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के बात को छोड़ दे तो संविधान सभा में एक चीज़ भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी नहीं शामिल थे संविधान सभा के निर्माण कार्य में, महात्मा जी नहीं थे। अब देखिए कि कार्य प्रणाली कैसे रही, संविधान सभा कैसे चला, कार्य प्रणाली। तो पहली बैठक जो स्टार्ट हुई संविधान बनाने की 9 दिसंबर 1946 से शुरू हो गई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया, इनको तो पाकिस्तान चाहिए था ना, तो इसीलिए बैठक में केवल 211 सदस्य जुटे, ठीक है। तो फ्रांस की तरह इस सभा का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति यानी कि जो बुजुर्ग आदमी था, फ्रांस में क्या होता है ना कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो सभा का सभापति उसी को बना दिया जाता था जो वरिष्ठ आदमी होता, बुजुर्ग आदमी। तो ऐसे बुजुर्ग आदमी की तरह जो है एक व्यक्ति को चुन लिया गया, सचिदानंद सिन्हा, इनको सभा अध्यक्ष बना दिया गया, कार्यकारिणी सभा अध्यक्ष कि संविधान चलेगा और आप जो है अध्यक्ष रहेंगे। और बाद में जो है राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित कर लिया गया था राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। तो उसी प्रकार HC मुखर्जी और KT कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष हुए। एक बार सभाध्यक्ष हुए सचिदानंद सिन्हा को बना दिया गया, बुजुर्ग व्यक्ति थे, और बाद में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे बाद में। लेकिन उपाध्यक्ष जो थे 2 और थे, BT कृष्णमाचारी और एक और व्यक्ति थे HC मुखर्जी, ठीक है। ये सब सवाल बहुत पूछा है UPSC PT में, बहुत सवाल आया यहाँ से बहुत। सभा में सभाध्यक्ष कौन थे सबसे पहले, तो सचिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और उपाध्यक्ष ये थे HC मुखर्जी और कृष्णमाचारी, तो याद रखिएगा। फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद को चयन कर लिया गया था। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव जो लाया गया, फिर बाद में 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। 9 दिसंबर से शुरू हुआ है संविधान बनाना और 13 दिसंबर को जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया कि संविधान हम बनाना चाहते हैं, बनाने का मकसद क्या है, ठीक है। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जो है प्रियम्बल बन गया, मतलब इसका सार बन गया, आत्मा बन गया संविधान का। तो 13 दिसंबर को ये उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी लेकर के आए और इसका मकसद क्या था देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है। उद्देश्य प्रस्ताव वही बाद में जो प्रियम्बल बन गया, हमारे संविधान का प्रियम्बल बन गया। प्रियम्बल आप समझ ही रहे हैं, जिनको बहुत महत्व दिया जाता है, मेरे संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने रखा था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान बनाने का कार्य शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 से। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने रखा 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या था, देखिए इसमें ये चीज़ रखी गई थी कि हमारा जो संविधान है वो स्वतंत्र है,
हमारी सभा स्वतंत्र है, संप्रभु है, गणराज्य, हमारा देश गणराज्य संप्रभु होगा, हम खुद स्वामी होंगे। अगर हमको जनता चुन लिया नेता के तौर पर, तो व्यक्ति के तौर पर, तो हम संप्रभु गणराज्य के स्वामी होंगे। और भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए हम जो भविष्य में जो प्रशासन चलाएंगे, एक संविधान के निर्माण की घोषणा करते हैं। ठीक है, ये बात थी। दूसरी बात है, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, भारत के बाहर इस प्रकार के सभी क्षेत्र, अन्य क्षेत्र इसमें शामिल होना चाहेंगे और भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। सारे क्षेत्र जो है इसको स्वीकार करने वाले हैं, सब इसके हिस्से हैं, और जो इसको हिस्सा मानने वाले हैं वो सब इसके अंदर सम्मिलित है। उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। सभी क्षेत्र का, उनकी सीमाओं का निर्धारण हम संविधान सभा करेंगे। ये शक्ति हमारे लोगों ने दिया है हमको। और इसके उपरांत नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी शक्ति, अवशेष शक्तियाँ उनमें निहित कर देगी। मतलब जो क्षेत्रीय लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, उनकी प्रशासन उनको निहित कर दी जाएगी। लेकिन ओवरऑल सारे जगह की जो है हमारे पास अधिकार है संविधान सभा के पास, कि वो सबके लिए जो है सारी सीमाओं का निर्धारण करना, शक्तियों का उनके पास जो है ये चीज़ें है। चौथी बात इसमें थी, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ और प्राधिकार, इस अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग, सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। सारी शक्ति हमारे पास जो भी आएगी, ये जनता जब तक हमें नहीं सपोर्ट करेगी तब तक नहीं मानी जाएगी। तो इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में यह बात थी। पाँचवें ये थे कि भारत के सभी लोग के लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे, आर्थिक न्याय करेंगे, राजनीतिक न्याय देंगे, स्वतंत्रता प्राप्त रहेगी, सभी को अवसर की समता देंगे, विधि के कानून के समक्ष सबको बराबरी करेंगे, विचार की स्वतंत्रता, जो मर्जी वो बोले, देश के खिलाफ कभी ना बोले, अभिव्यक्ति की बोलने की आज़ादी, विश्वास, जो भी पूजा पाठ करने का मन, भ्रमण, देश में घूमने का, संगठन बनाने का, स्वतंत्रता से जीने का, लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। ये हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में था। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, जनजातियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सातवीं बात इसमें जोड़ दिया गया, संघ की एकता का क्षुण्ण बनाए रखा जाएगा, देश को तोड़ने नहीं दिया जाएगा, भू क्षेत्र को, न समुद्र को, वायु क्षेत्र, सभी देश के साथ न्याय और विधि के अनुरूप हम काम करेंगे। आठवीं बात है कि प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार और उचित स्थान दिलाया जाएगा, विश्व में शांति स्थापित करने की काम की जाएगी। तो ये था जो 22 जनवरी को ये पारित हो गया। अगस्त प्रस्ताव 13 दिसंबर को रखा था नेहरू जी ने, 13 दिसंबर 1946 को पास हो गया। 22 जनवरी सारे संविधान के सदस्यों ने इसको स्वीकार कर लिया 1946 को, और इसको सर्वसम्मति से पास कर लिया गया। अब देखेंगे स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा क्या परिवर्तन हुआ, जो आज़ादी के अधिनियम लागू हो गई। तो संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाले देशी रियासत प्रतिनिधि भी धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे, और 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेशी की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद। ठीक है, माउंटबेटन योजना 3 जून को ये तय किया गया कि भारत को जो है माउंटबेटन योजना में यही बात लिखा था कि 3 जून को भारत को 2 टुकड़े कर देंगे 1947 को, और देशी रियासत भी धीरे धीरे संविधान सभा में आके जुड़ने लगा था। ठीक है, और उसके बाद देशी रियासतों को ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली थी, और भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य ने भी सभा में शामिल हो गए। अपना मुस्लिम लीग अपना अलग सभा में अपना शामिल हो गया। 1947 में भारत स्वतंत्रता भारत अधिनियम लागू हो गया था, और इसमें क्या परिवर्तन हो गया था कि सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बना दिया गया था। कि जो सभा थी हमारी संविधान सभा, ये संप्रभु निकाय हो गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह हो गई कि संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। मतलब ये कानून बनाने के बाद अब ये व्यक्ति विधायिका भी है। विधि तो बना दिया इन लोगों ने, अब ये विधायिका विधि को इम्प्लीमेंट भी कर सकती है, अगर सर्वसम्मति से सरकार अगर चुन ले कि किसको कैबिनेट बनाना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना, और दोनों कार्यों को अलग अलग दिन ये तय था कि संविधान बनाने का काम अलग था, और कानून व्यवस्था चलाने का कार्य यही संविधान सभा कर रही थी। मतलब यही संविधान सभा 2 काम कर रही थी, एक तो विधि बना रही थी और दूसरा देश भी चला रही थी। ठीक है, और संविधान सभा जो है ना, ये पहली पसंद हमारी संसद बनी थी। संविधान सभा ही हमारी क्या बनी थी, पहली संसद बन गई। संसद जो कार्य करती है, देश चलाती है। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, तो इसका अध्यक्ष जो है संविधान सभा के रूप में होती थी, तो अध्यक्ष रहते थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में कि संविधान का निर्माण कर रहे हैं, तो बैठक में अध्यक्ष होते थे राजेंद्र प्रसाद। लेकिन बतौर विधायिका की जब होती थी, तो इनका जो अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर होते थे, कि विधि बनाना है, मतलब देश चलाने के लिए कानून व्यवस्था ठीक करना है। तो मतलब प्रक्रिया तो चल ही रही थी, लेकिन कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ें बनाई जा रही थी ताकि लोगों को पता चले कि कैसे चलना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। फिर सर्वसम्मति से संविधान का जो है 26 नवंबर 1949 को जो है कुछ हिस्सा जो है लागू कर दिया गया था।
मुस्लिम लीग के सदस्य जो है पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे और भारत संविधान सभा से अलग हो गया था। भारतीय संविधान से वो लोग अलग हो गए थे। 1946 में माउंटबेटन योजना लाया गया था, तो उसमें जो कुल संख्या थी 389 सीट के बजाय 299 तक आ गिरी। अब भारतीय प्रांतों में ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 229 हो गई और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 हो गई, चूँकि मुस्लिम लीग वाला बढ़ गया ना। फिर 31 दिसंबर 1947 को राज्यसभा सदस्यों के अध्याय के अंत में तालिका संख्या 2 मतलब आगे छोड़ो, ये दूसरी बात है। अब अन्य कार्य जो हुआ वो क्या क्या हुआ देखिए। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत के तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन हो गया। 22 जुलाई को जो है राष्ट्रीय ध्वज हम लोग खोज लिए, बना लिए 1947 को। 22 जुलाई 1947 को यूपीएससी पूछा है। 22 जुलाई 1947 को हमने अपना झंडा चुन लिया और 24 जनवरी को हमने अपना राष्ट्रीय गान बना लिया अपना लिया और 24 जनवरी को ही हमने जो है राष्ट्रीय गीत को जो है अपना भी लिया था। ठीक है, तो ये जो है डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट जो काम हुआ हमारा 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति भी चुन लिए। संविधान बनाने में लग गया था 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया और इसमें 11 बैठकें हुई थी और लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किए थे। और इसमें जो है प्रारूप में सब 114 दिन तक इस पर विचार हुआ, बाद में जब तैयार हो गया तो। और निर्माण कुल पर तकरीबन 64 लाख रुपये खर्चा हुआ था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान को एक्सेप्ट कर लिया। फिर 1951 से 52 तक जो है आम चुनाव हुई और पहली संसद का गठन 1951 में किया गया, जो 52 तक चला। ठीक है, अंतरिम सरकार के रूप में यही कार्य करी। अब समितियां देखेंगे कि संविधान सभा की जो अलग अलग जो सभा का जो निर्माण किया गया था, वो संविधान सभा में कौन कौन लोगों को क्या क्या जिम्मेवारी थी, मतलब वो कौन कौन डिपार्टमेंट के काम देख रहे थे। तो संघ के मामले वाली जितनी भी चीज़ें थी, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इनकी समिति का अध्यक्ष थे। और संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू ही रहे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे ड्राफ्ट कमेटी की अम्बेडकर साहब थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र के सलाहकार समिति रहे थे सरदार पटेल। और इनके नीचे भी कई उप समितियाँ थी। ठीक है, उप समितियाँ में जैसे मौलिक अधिकार उप समिति जेपी कृपलानी अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति एचसी मुखर्जी थे। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर ये समिति इनके गोपीनाथ बरदोई थे। छोड़े गए और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के असम जैसे सिंचित क्षेत्रों के अलावा इनके उप समिति के अध्यक्ष थे एवी ठक्कर। उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र के उप समिति रहे थे राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति रहे थे जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति जो रहे थे संचालन करने वाला राजेंद्र प्रसाद। छोटी समितियां भी थी, जैसे छोटा छोटा काम जिनको था, जैसे वित्त और कर्मचारी स्टाफ वाला राजेंद्र प्रसाद थे। प्रत्यारक समिति थी अल्लादी कृष्ण स्वामी प्रत्यायज्ञ मतलब क्रेडेंशियल। सदन समिति रहे थे पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति थे के.एम. मुंशी। राष्ट्र ध्वज के लिए समिति रहे थे राजेंद्र प्रसाद। देखिए, इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं कि मैं आपको समझाना शुरू करूँ और मैं टाइम बर्बाद करूँ। सीधा पढ़िए, इसको समझ में आता होगा आपको। संविधान सभा के कार्य के लिए समिति थे जीवी मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए मतलब जो समिति बाद में हटा दी गई वो वरदाचारी जी थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांत के लिए समिति पट्टाभी सीतारमैया। मतलब ये सब पूछा नहीं जाता है। ये जो ऊपर वाली जो समितियाँ हैं यहाँ से यूपीएससी पूछता है, बड़ी समितियाँ से, छोटी समितियों से नहीं पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा। और मुख्य ये रह गई, तो इसमें कई सारे हैं, 13 तक है। मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए समिति पट्टाभी सीतारमैया। संघीय संविधान के लिए वित्तीय प्रधान समिति ये थे नीलनी रंजन सरकार। भाषाई प्रांत आयोग के थे एस.के. डार। और प्रारूप संविधान की जांच के लिए समिति थे जब नेहरू साहब। मतलब नेहरू जहाँ पर भी वो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अब देखिए जरा इंपॉर्टेंट समितियां का देख लेते हैं। प्रारूप समिति में कौन कौन लोग थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति ये ड्राफ्ट कमेटी थे, सबसे इंपॉर्टेंट। संविधान में जो भी विचार विमर्श जो भी सारी चीज़ें हो जाती थी उसको लिखने का जिम्मेवारी इन्हीं का था, प्रारूप समिति का। तो अम्बेडकर अध्यक्ष थे और इनके 7 मेंबर थे टोटल। इसके अंदर पूछा गया है कि प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे। 7 थे और अध्यक्ष थे अम्बेडकर जी। गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, सैयद महमूदुल्लाह सदुल्ला और माधवराव थे, टी.टी. कृष्णमाचारी थे। इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी जगह पर किन्हीं और को रखा गया था। ये लोग थे। तो विभिन्न समितियों के प्रस्ताव के विचार करने के लिए भी प्रारूप समिति ने कई फैसले किए और फरवरी 1948 में ये अपने जो है प्रकाशित किया अपना जो भी इन्होंने कार्य किया था। तो भारत के लोग इस प्रारूप पर चर्चा और संशोधन के प्रस्ताव देने के लिए इसका समय 8 माह का समय दिया गया कि भारत के लोग भी अगर कुछ सलाह देना चाहें तो, लेकिन वो सलाह जब बाध्यकारी नहीं रहेगा, बस सलाह रहेगा।
संविधान का प्रभाव में आना कब हुआ? बी आम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर को 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया कि हम ड्राफ्ट कर लिए हैं, और पूरी तरीके से इन्होंने जो है इसका पूरा डिफाइन भी किया, लोग सवालों का जवाब भी दिया करते थे। और दूसरी बार इन्होंने 15 नवंबर 1948 को विचार शुरू किया, और संविधान पर विचार करके बहुत बार रीडिंग किया गया, पहला रीडिंग, सेकंड रीडिंग, फिर 17 अक्टूबर 1949 तक चला, और इसमें कम से कम 7653 संशोधन हो गए, और 2473 पर इसमें जो है चर्चा हो गई। संविधान पर तीसरी बार बैठक हुई 14 नवंबर को 1949 को। फिर इसमें क्या हुआ, अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया, और इसमें उन्होंने बताया कि 26 नवंबर 1949 को पारित कर लिया गया इसको, और अध्यक्ष और सदस्यों का हस्ताक्षर कर लिया गया। 299 सदस्य इस पर उस दिन जो मौजूद थे, 299 में से केवल 284 इन्होंने हस्ताक्षर कर लिया, और फिर 26 नवंबर 1949 का जो है एक्सेप्ट कर लिया गया कुछ चीज़ें, और फिर 26 जनवरी 1950 को टोटल संविधान लागू हो गया। तो 26 नवंबर 1949 को जो लागू किया गया था संविधान में, वो प्रस्तावना लागू कर लिया गया, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी उस वक्त में, ठीक है, 1949 में। प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी संविधान में। कब? 26 नवंबर 1949 को। विधि मंत्री अम्बेडकर साहब बनाए गए, और उन्होंने सभा के कार्यकलापों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और तर्क संगत सभी के सवालों का जवाब भी यही दिया करते थे, ठीक है। तो संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन देख लीजिए। ब्रिटिश प्रांत तो 292 सीटें थी, देशी रियासत 93, और मुख्य आयुक्त के प्रांत के ये 4 थे, टोटल 389 सीटें थी। तो कांग्रेस के 208 थे, और मुस्लिम लीग के 73, यूनियन पार्टी ये सबको 1 सीटें थी, और कम्युनिस्ट पार्टी की 8 सीटें थी, और सॉरी एक सीटें थी संविधान में, संविधान सभा के निर्माण कार्य में। इंडिपेंडेंस जो थे वो तो तकरीबन 8 थे। टोटल 296 सीटें जो है थी संविधान सभा के निर्माण के लिए। और समुदाय आधारित की अगर बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, अनुसूचित जाति, भारतीय, ईसाई, पिछड़ा जनजातियाँ, सिख, एंग्लो इंडियन, पारसी, ये सारे लोग इसमें थे। हिंदू ज़्यादा थे, हिंदू सभा में जो मेंबर थे 163 थे, मुस्लिम जो था 80 को था, अनुसूचित जाति के तो 31 को थे, और भारतीय ईसाई 6 थे, 6 और 3 ये लोग भी थे। टोटल 296 सदस्य जो है मिलकर के ये काम किए हैं। तो महान जो लिखने का जो काम था, इनका विशेषज्ञ और बहुत बड़े लोग जो है, ये लोग मनु की, आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई संविधान को लिखना और उसको तर्कसंगत जवाब देना, तो इन्हीं को कहा जाता है, अम्बेडकर को ही कहा जाता है मनु का मतलब बहुत बड़े महान और तर्कसंगत जवाब देने वाला व्यक्ति। तो संविधान का परिवर्तन 26 नवंबर 1949 को नागरिकता और चुनाव तथा संसद, अस्थायी प्रबंधशील नियम तथा छोटे शिशु से जुड़े कुछ प्रावधान जो है इसको लागू कर दिया गया था, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 91, 391, 392, 393, ये सब स्वतः लागू हो गया। ऐसी चीज़ें थी, सबको दी संविधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। फिर टोटल संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। 26 जनवरी इसलिए चूँकि 1930 में हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग जो है ऐतिहासिक दिन पर झंडा आज़ादी मनाए थे 1930 में, 26 जनवरी को ही 1930 में, तो इसीलिए जो है उसी दिन को याद करके 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने इसको अपनाया। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर 1929 में जब लाहौर अधिवेशन था, इसी में हम लोग डिक्लेयर किए थे हमारे नेतागण पूर्ण स्वराज, तो 26 जनवरी का दिन था, तो इसीलिए जो है ये दिन जो है चुन लिया गया जब हमारी संविधान बन गई। तो यही वजह था, ठीक है। तो संविधान सभा की आलोचना भी बहुत होती है, जैसे कि इनका आलोचना भी पढ़ना जरूरी है, सवाल पूछा जाता है। तो इसमें कहा जाता है कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, मतलब जो शुरू में जो हम बात कर रहे थे ना कि मतलब वयस्क मताधिकार पर ये नहीं थे, ये व्यक्ति जो चुने गए सारे जो है अप्रत्यक्ष थे, तो ये बात इनकी आलोचना होती है। दूसरा ये था कि संप्रभुता का भाव था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से अनुमति लेते थे, तो ये बात भी गलत है जो आलोचना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, नहीं तो अपनी मनमानी संविधान ये कैसे बना पाते अगर ऐसी बात होती थी। तीसरी बात करते हैं ये लोग कि समय की बर्बादी करते हैं, किया गया है, तो ये बात भी गलत है, बढ़िया काम करने के लिए समय तो लगता ही है भाई साहब, ठीक है। और चौथी इसमें कहा जाता है कि कांग्रेस का प्रभुत्व था, ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन कांग्रेस ही तो बड़ी पार्टी थी, तो प्रभुत्व तो नहीं करेगा। पांचवी बात कहते हैं वकीलों का, राजनीतिकों का इसमें जो है स्वर्ग है। तो देखो जाहिर सी बात है, तर्कसंगत बातें इसके अंदर है, थोड़ी सी शुद्ध चीज़ें हैं, तो थोड़ी सी है इसके अंदर, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। हिंदुओं का प्रभुत्व कहा जाता है, ये बात भी ज़्यादा सही नहीं है, विंस्टन चर्चिल ने ये कहा था, लेकिन ये बात भी गलत है। अब देखिए कि इसमें क्रम संख्या कहाँ कौन कौन जगह से कितने लोग थे। मद्रास से 49 लोग थे सदस्यों की संख्या, बम्बई से 21 थे, पश्चिम बंगाल से 19 था, यूपी से 55 था, पूर्वी पंजाब से 12 थे, बिहार से 36 था, और मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश से 17 था, असम से 8 था, उड़ीसा से 8 था, 9 था, दिल्ली से 1 व्यक्ति था, अजमेर मेरवाड़ से 1, देखिए पढ़ लीजिए, 1 2 है यहाँ से, और ये लोग जो है अलग अलग जगह से सारे लोग जुटे थे। पहला सत्र चला 9 तारीख से लेकर के 23 दिसंबर तक 1940, दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी से 1947, तीसरा सत्र 28 अप्रैल से, पढ़ लीजिए, सब कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, इससे सवाल नहीं पूछा। आवश्यक तथ्य में देख लीजिए कि हाथी को जो है प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया, मोहर के रूप में, और सर बी एन राव को संविधान सभा के लिए सलाहकारी नियुक्त किया गया,
और HV अयंगर को संविधान का सचिव बनाया गया और LN मुखर्जी को संविधान का मुख्य प्रारूपकार सलाहकार बनाया गया और प्रेम बिहारी नारायण को रायजादा भारतीय संविधान का प्रमुख नियुक्त किया गया। अब मूल संस्करण जो है सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन द्वारा किया गया, जो कलाकारों ने किया, और मंदलाल बोस, बिरहर, राम मनोहर सिन्हा, ये लोग संविधान की सजावट की है, पेजों की सजावट की है। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण जो द्वारा सजाया गया और मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख बसंत कृष्ण द्वारा किया गया। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आई होप कि आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। लेसन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये कुछ संदर्भ सूची है, आप इसको पढ़ने का मर्जी है पढ़ लीजिए, नहीं है सारी चीज़ें हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो तीसरा लेसन हम शुरू करेंगे। तो तीसरा लेसन हमारा रहेगा संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। तो इसको हम तीसरा वीडियो में लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी समाप्त कर देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी है तीसरा लेसन। तो अभी हमने दूसरा लेसन पढ़ा, अभी हमारा तीसरा लेसन। तो तीसरा लेसन में संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो ये लेसन ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसा कि नाम से आपको समझ में आता होगा कि संविधान की विशेषताएं हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला लेसन हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, संविधान की नींव कैसे रखी गई। दूसरा लेसन में हमने पढ़ा संविधान कैसे वजूद में आया, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब तीसरा जो संविधान तो रेडी हो गया सारी चीज़ें, अब इसके अंदर फीचर क्या है, विशेषता है, ठीक है। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, इससे बहुत सवाल बनते हैं ये UPSC PT में भी और मेंस में भी। तो चलिए फीचर हम पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रस्तावना। संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्रस्तावना को ही माना जाता है। देखो प्रस्तावना अगर मैं आपको बताऊँ तो हर चीज़ का, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ उसकी प्रस्तावना होती है। अगर मैं एक सुई का भी निर्माण करूं तो उस सुई के निर्माण कार्य में मेरी प्रस्तावना होगी। इस सुई का मकसद मैं क्या है, मतलब मैं क्या चाहता हूँ, सुई से क्या हासिल करना चाहता हूँ कि कपड़े सिल जाए, इसकी सिलाई कर ले, है कि नहीं। छोटी सी बात है लेकिन बड़ी सी बात भी आप इससे समझ सकते हो कि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ उसकी मकसद होती है। तो आप यूँ समझ लें कि प्रस्तावना संविधान की मकसद है कि नहीं। मतलब इंसान हम जी रहे हैं, हमारी कुछ ना कुछ प्रस्तावना होती है। एक मैं कोई भी काम करूँगा तो उसके काम में मेरी कुछ ना कुछ प्रस्तावना होगी, अटेंशन होगा। तो प्रस्तावना से आप सीधा अटेंशन समझ लीजिए, उसकी स्पिरिट समझ लीजिए। तो इसी तरीके से स्पिरिट अगर हम कहते हैं कि संविधान की स्पिरिट है प्रस्तावना, तो बिल्कुल भी गलत ये नहीं होगा, ठीक है। और रहा सवाल कि इसका मूल भावना यही है कि हम जो है उधार नहीं लिए। लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने अपना संविधान जो है बाकी के देशों से उधार लिया है दुनिया के। चूँकि हमने 60 देशों के संविधान को पढ़ा है, तब अपने संविधान में कुछ चीज़ें ऐड किए हैं। तो ऐसा आरोप लगाया जाता है कि हमारा संविधान में क्या है कि उधार ले लिए हैं दुनिया से हमने वो सारी चीज़ें। तो गलत बात है, उधार नहीं है। अच्छी चीज़ें किसी का बपौती नहीं होता, वो सबका होता है। सच्चाई किसी की नहीं होती है। अब बापू सच बोलते थे, इसका यह मतलब नहीं कि सच्चाई उनकी जो है उनकी केवल थी, नहीं। आप भी सच्चे बनो, हर व्यक्ति को सच्चा बनना चाहिए, हर व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चले। हमारे प्रॉफिट ने सिखाया, मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया पूरी दुनिया को। उसी से प्रेरणा पा करके महात्मा गांधी बन गए। उन्हीं से प्रेरणा पा करके जो है बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हो गई दुनिया में। जो है लोग परिवर्तन के से उभरने लगे, परिवर्तन की ज़िंदगी जीना करना शुरू की, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के, ठीक है। और कोई बात नहीं थी। तो प्रस्तावना एक टेंशन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देने की बात है कि ये भी सब बात हो गया कि संविधान में जो प्रस्तावना है ये या संविधान का हिस्सा है या संविधान के हिस्सा नहीं है। तो ये सब बातें भी जो है काफ़ी डिस्कशन रहा उस दौर में। तो ध्यान देने की बात है कि 1949 में अपनाया गया संविधान के अनेक वास्तविक लक्षण महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन हुए हैं। विशेष रूप से 7वें में, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें, मतलब ये संशोधन हुए। मतलब 7वें संशोधन, 42वें संशोधन, 44वें संशोधन आप समझ रहे हैं ना। 73वें संशोधन मतलब बदलना, उसको हटा करके दूसरी चीज़ लेकर के आना। 74वें संशोधन, 97वें संशोधन, इसमें कुछ मूल चीज़ों में परिवर्तन किया गया है संविधान में, ठीक है। तो संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले जो है थे ये 42वें संविधान संशोधन। जब 42वां जब संविधान तो इसमें संशोधन हो रहा था, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है इसमें परिवर्तन कर दी गई थी। यही वो दौर था, इमरजेंसी का दौर था। और इसी परिवर्तन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया 1976 में। आप हिस्ट्री अगर पढ़ते होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद का भारत, इसमें आप इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इंदिरा गांधी जी ने बहुत संशोधन किए हैं। 42वें संशोधन में कई सारी चीज़ें जो है परिवर्तन कर दी। तो इस वजह से जो परिवर्तन किया उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा।
फिर केशवानंद भारती मामला आया 1973 में ही ये चीज़ें आई। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि भैया पार्लियामेंट को सारी पावर है संविधान में जो मर्जी संशोधन करने की, लेकिन पार्लियामेंट मूल बातों को नहीं संशोधन कर सकती। मूल बातें क्या है, वो संविधान की जो आत्मा है उसको ठेस नहीं पहुंचा सकते। 368 के माफिक जो चाहे संशोधन कर सकती है। 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन होता है। 368 अनुच्छेद जो है ये शक्ति देता है पार्लियामेंट को कि वो इसका इस्तेमाल करके संशोधन कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती मामला जो केस आया, सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो है इनको मौका मिला, इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से खेला कि कर सकती है, सारी संशोधन कर सकती है पार्लियामेंट, लेकिन मूल संविधान को नहीं कर सकती, मूल पार्ट को नहीं कर सकती है। मूल पार्ट क्या है वो हम बताएंगे, समझ रहे बात। मूल पाठ को नहीं कर सकती और मूल पाठ क्या है वो हम बताएंगे। तो चलिए आप संविधान की विशेषताएं देख लेते हैं कि वो जो मूल बातें जिसको कही जाती है, सॉरी मूल बातें नहीं, मतलब हमारी संविधान की विशेषताएं के तौर पर कहा जाता है कि हमारी संविधान जो है लंबा संविधान है। तो देखिए लंबा संविधान है। दुनिया में संविधान दो वर्गों में विभाजित होता है, एक लिखित होता है जैसे कि अमेरिका में लिखित संविधान है, और एक होता है अलिखित जो लिखा नहीं जाता, टाइम टू टाइम जो है 20 साल 30 साल 15 साल 10 साल इतना दौर के लिए कुछ कानून बना लिया जाता है। तो लिखित संविधान अमेरिका का है जैसे हमारा है, और एक होता है अलिखित संविधान जो होता है ब्रिटेन का, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। लेकिन भारत का संविधान क्या है ना कि सबसे लंबा है, इसलिए कि लिखित संविधान है और बहुत भारी दस्तावेज है, इसमें बहुत डिटेल है। और मूल रूप से 1949 में इसमें 395 आर्टिकल थे, 22 भागों में विभक्त था और इसमें 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में इसमें प्रस्तावना भी जोड़ दिया गया है, संविधान का पाठ है प्रस्तावना। 465 अनुच्छेद है, 25 भागों में विभक्त हुआ है, 12 अनुसूचियाँ हैं, और 1951 से मतलब इसमें कुछ संशोधन हुए हैं, और करीब जो है भाग 7 को हटा दिया गया, और इसमें करीब 90 अनुच्छेद 4 भागों में, 4 को 9 को 9 को 14 को, ये ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें, ये सब ना सवाल पूछा जाता है ना आपको याद करने की ज़रूरत है। 4 अनुसूचियाँ 9 10 11 12 को जोड़ा गया, ठीक है। 12 अनुसूचियाँ अभी 495 अनुच्छेद है, और तकरीबन भाग में बात करें तो 25 भाग में बटा हुआ है। तो भारत के संविधान की विस्तृत होने के कारण क्या, मतलब बड़ा हो गया मेरा संविधान, मेरा नहीं हम सबका ठीक है। तो हमारा संविधान बड़ा हो गया है, ठीक है। तो वजह है कि हमारा देश बड़ा है भाई, हमारी देश में विविधताएं हैं, अनेक अनेक धर्म के लोग हैं, सबके बारे में सबका अधिकार, सारी चीज़ें डिटेल लिखना तो बड़ा हो गया। ऐतिहासिक कारण है कि भारत शासन अधिनियम 1935 एक बहुत बड़ा दस्तावेज था, तो उसका भी प्रभाव हमारे संविधान में हुआ 1935 का अधिनियम का, तो बड़ा हो गया। तो तीसरा ये था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान, एक ही संविधान है हमारे देश में, है कि नहीं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग संविधान होता है, एक ही संविधान है, इतना बड़ा तो जाहिर से होना ही है। चौथी बात है इसमें संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, लोग जो है थे माहिर लोग थे कानून बनाने वाले, तो खूब खोल खोल के डिफाइन किया, लंबा हो गया। दूसरी इसमें बात है हमारे संविधान की विशेषताएं है कि विभिन्न स्रोतों से हमने कुछ ना कुछ लिया है, ठीक है। तो 1935 के अधिनियम से हमने लिया है संघीय चीज़ों को हमने, मतलब सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिश्ता होगा, यह हमने लिया है 1935 में, और कई सारे और भी उपबंध जो है हम 1935 में लिए हैं। तो क्या क्या लिया है, मतलब संघीय ढांचा इसमें से लिया गया है 1935 के संविधान से। तो हमारा संविधान में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये इसका चैप्टर अब आएगा, आगे चैप्टर आएगा इसका, आराम से हम पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार क्या होता है, हर एक नागरिक का अधिकार है, मौलिक अधिकार है कुछ ना कुछ, मौलिक अधिकार है वो है, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया, ये हमने संविधान में डाल लिया है। और नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब जो सरकार है नीति जो बनाएगी वो ऐसे नीति बनाएगी जो समाज के सारे वर्गों के लिए होनी चाहिए। तो हमने लिया अमेरिका से लिया मौलिक अधिकार, और नीति निर्देशक लिया है आयरलैंड से लिया है, ठीक है, ये छोड़ दिया। और संघीय सरकार 1935 के संविधान से लिया है, ब्रिटिश सरकार के संविधान से लिया है, संघीय सरकार चलाने की नीति। और कनाडा के संविधान से हमने लिया है, जैसे कि कनाडा के संविधान से हमने कुछ लिया है, ऑस्ट्रेलिया के से भी लिया है, जर्मनी से भी लिया है, रूस से भी लिया है, उस वक्त USSR था, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी लिया है, जापान के संविधान से भी कुछ ना कुछ लिया है। तो सबसे बड़ा प्रभाव हमारे संविधान के ऊपर ब्रिटेन का था। 1935 का जो संशोधन था, संशोधन अधिनियम जो था, उसका प्रभाव हमारे संविधान पर बहुत गहरा है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने ली है, जैसे कि व्यवस्था, संघीय व्यवस्था के बारे में लिया, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग अधिकार, प्रशासनिक, ये सब सारी चीज़ें 1935 के संविधान से हमने लिया है। तीसरी बात कही जाती है हमारी फीचर है संविधान की, तीसरा फीचर ये था नम्यता और अनम्यता का समन्वय। हमने देखिए संविधान जो लिखित होता है उसका संशोधन करना बहुत सारे देशों का बहुत मुश्किल होता है, और जो संविधान अलिखित होता है, जो लिखित नहीं होता है, उसमें भी चेंजिंग बहुत कम होता है। लेकिन हमारे संविधान में क्या है ना कि
अमन्यता है, मतलब समन्वय है दोनों के बीच, नम्यता अमन्वय, यानी कि हाँ संशोधन करना मुश्किल भी है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात है। तो 368 अनुच्छेद के माफिक कोई भी संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, बस वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बताया है। ठीक है, तो जैसे कि विशेष बहुमत से कुछ संशोधित किया जाता है। विशेष बहुमत में प्रत्येक कुल सदस्यों का बहुमत जो है 50% से अधिक होना चाहिए। मतलब दो तरह के संशोधन हो सकते हैं, दो बहुमत चाहिए। एक संशोधन अगर आप बड़ा, मतलब जैसे कि संसद में विशेष बहुमत वाला संशोधन होता है जिसमें तकरीबन 50% लोगों का जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चाहिए, सम्मति चाहिए, एक तरह का ये संशोधन हो गया। ठीक है, और एक संशोधन होता है जो प्रावधानों के संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के अधिक राज्यों के अनुमोदन से संशोधन होता है। मतलब संसद का बहुमत और फिर राज्यों से भी बहुमत, दोनों साइड से। एक तो संशोधन हो गया कि खाली केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है 50% से एग्री है तो बस हो जाएगा। दूसरा संशोधन ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एग्री होने के साथ साथ आधा राज्य भी उसको एग्री करता है तभी संशोधन होगा। तो 368 के अंदर ये जो है नहीं आएगा। मतलब ये जो संशोधन होगा जो विशेष बहुमत वाला और एक होता है विशेष बहुमत नहीं चाहिए। तो दोनों विशेष बहुमत में क्या हो गया ना कि 50% प्लस चाहिए और विशेष बहुमत जो नहीं उसमें राज्यों का सम्मति चाहिए 50%, तो ये हो गया। चौथा फीचर हमारा एकात्मकता है और एकात्मकता की तरफ झुकाव है और संघीय व्यवस्था है। मतलब एकात्मकता एक भारत निर्माण की तरफ जो है झुकाव है और संघीय व्यवस्था मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग है। तो ये चीज़ है। तो हमारे देश में क्या है ना कि शक्तियों को बांट दिया गया है। ठीक है, संविधान की लिखित संविधान है हमारा, संविधान सबसे ऊपर है और संविधान में कठोरता भी है संशोधन करने में और नम्यता भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्विसदनीय सदन है। तो भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता है और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है। मतलब एकात्मकता भी है और गैर संघीय, मतलब संघीय नहीं होना, मिल करके जुड़ करके नहीं होना। मतलब पहला तो मजबूत केंद्र है हमारे देश में, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कई सारे ऐसे पावर है कि जब स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाएगा तो पूरा पावर समेट करके अपने में ले सकती है, जैसे इमरजेंसी लगा करके ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो एक सशक्त केंद्र, मजबूत केंद्र है, एक संविधान हमारा है, एक एकल नागरिकता है, संविधान का लचीलापन है कि संशोधन कर सकते हैं। एकीकृत न्यायपालिका, एक ही न्यायपालिका चीफ जस्टिस का पूरा ऑर्डर नीचे न्यायपालिका तक चलता है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से। आपातकालीन व्यवस्था है। तो इसमें क्या है ना कि एकात्मकता का मतलब प्रमोट किया जा रहा है। एक डिवीज़न भी है, संघीय डिवीज़न भी है और एकात्मकता का भी प्रमोट किया जाता है इसके अंदर। और संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का, लेकिन इसके बावजूद भी संविधान में कहीं पर संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो वो यूपीएससी पूछा है कि क्या संविधान में संघीय वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो आपके लिख दीजिएगा क्या, मतलब पूछा गया था कुछ, तो नहीं हुआ है कहीं पर। ठीक है, तो भारतीय संविधान को बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे कि कहा जाता है एकात्मकता की भावना में संघ। ठीक है, इसको कहा है क्या नाम है इसका, केसी वेयर ने कहा। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है, मॉरिस जोन्स ने कहा है। ऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमारे संविधान की एकात्मकता को डिफाइन करने के लिए इन लोगों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। ऑपरेटिव फेडरलिज्म ये कहा है ग्रेनविन ऑस्टिन ने कहा। फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी इन्होंने कहा, आवर जेनिंग्स ने कहा। पांचवें फीचर हमारा है सरकार का जो स्वरूप है वो संसदीय है। जैसे भारत में क्या है कि अमेरिका में क्या होता है ना कि कौन चलाता है, राष्ट्रपति जो है सरकार चलाती है। अध्यक्षीय प्रणाली जो है क्या होता है ना, राष्ट्रपति के हाथ में होता है, जबकि हमारे देश में प्रधानमंत्री होता है। तो संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय जो है ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था जो है विधायिका और कार्यपालिका दोनों के बीच में अलग सहयोग करता है। विधायिका कानून बनाएगा तो वही कानून इंप्लीमेंट करेगा कार्यपालिका। ठीक है, विधायिका कानून बनाने वाला, कार्यपालिका कानून को इंप्लीमेंट करने वाला। तो उसका सहयोग दोनों का होना चाहिए, आपसी बातचीत, सारा मसला मशवरा, बाकी सारी चीज़ें इस तरह से सहयोग से होना चाहिए काम। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। और जबकि अध्यक्ष प्रणाली में दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत है। जबकि अध्यक्ष प्रणाली में क्या होता है ना, शक्ति सेंटर का अलग शक्ति है, स्टेट का अलग शक्ति है। अरे ऐसे में क्या होता है, स्टेट अलग भी हो सकता है सेंटर से, ऐसी बात होती है। मतलब अध्यक्षीय प्रणाली मतलब प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट में, लेकिन हमारा है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली है जो हमने इंग्लैंड से लिया है। तो संसदीय प्रणाली के सरकार को वेस्टमिंस्टर या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी जो है कहा जाता है, या मंत्रिमंडल सरकार कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सवाल भी पूछा गया था। संसदीय प्रणाली सरकार को वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट कहा जाता है, उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, या फिर मंत्रिमंडल सरकार। तो भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं, जो बहुत सारी विशेषताएं, इसमें 6 विशेषताएं। वास्तविक व नाम मात्र की कार्यपालिका की उपस्थिति होती है। मतलब वास्तविक भी वो होती है, यानी कि जो चुनाव में चुन कर गया, प्रधानमंत्री ने चुन लिया जिसको अपना कार्यपालिका, वो बन गया। और नाम मात्र की मतलब बाहर से भी किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हैं। दूसरी तो वो प्रधानमंत्री कर सकता है।
दूसरा हो गया बहुमत वाले दल की सत्ता रहेगी, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी पार्लियामेंट, दोनों सदन में से कहीं किसी के भी, अगर बाहर से किसी व्यक्ति को मंत्री बनाते हैं तो, ठीक है। अगर बाहर से किसी व्यक्ति को मंत्री बनाएंगे तो उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर जो है सदस्यता लेनी होगी राज्यसभा की या लोकसभा की। दूसरी हमारी संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की विशेषता है, बहुमत वाले दल की सत्ता होती है, जो पार्टी ज़्यादा वोट लाती है उसको सत्ता बनाने का शक्ति होता है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाब दे, मतलब विधायिका को जवाब देगी कौन? कार्यपालिका। और कार्यपालिका चूँकि ऐसा नहीं है विधायिका ने विधि बना दिया, कार्यपालिका जैसे मर्जी इंप्लीमेंट करे, उसको सही से इंप्लीमेंट करना है जैसे विधायिका ने सोच करके विधि को बनाया है। तो दोनों में सहयोग रहता है, चूँकि एक ही पार्टी का आदमी है तो सहयोग तो रहबे करेगा। चौथा फीचर होता है विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है, ठीक है, वही में से मंत्री चुन लेते हैं जो कार्यपालिका वाला काम करता है। पाँचवा फीचर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो है इसको नेतृत्व करता है, मुखिया होता है वही पार्टी के, मंत्रिपरिषद का मुखिया वही होता है। छठी बात है निचले सदन का विघटन, जो लोकसभा अथवा विधानसभा, तो ये हो सकता है अगर बहुमत खो दे तो बहुमत खो देगा तो विघटन हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी, तो ये संसदीय प्रणाली में होता है। छठा फीचर होता है ना संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, मतलब न्यायपालिका और संसद में दोनों के बीच में भी समन्वय है, एक दूसरे को साथ लेकर के काम करता है। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका जो है अमेरिका से हमने लिया है, ठीक है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता हमने, देखिए संसदीय सर्वोच्चता तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमने लिया है, लेकिन न्यायपालिका सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। तो जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपालिका समीक्षा शक्ति अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय से कम है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका का संविधान में विधि का नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि देखो विधि के नियत मतलब विधि के हिसाब से जो है हमारे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझा दूँ मैं आपको। देखो अमेरिका में न्यायपालिका के पास शक्ति ज़्यादा है, हमारी न्यायपालिका के पास भी शक्ति ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका वाले से थोड़ा कम। बोलो कैसे? क्योंकि अमेरिका में जो न्यायपालिका जो फैसला देता है ना वो विधि के नियत देता है, यानी कि विधि जो सही लग रहा है उसी हिसाब से वो फैसला करता है, ठीक है। लेकिन हमारे पार्लियामेंट जो है, सॉरी हमारी संविधान जो है वो फैसला देती है जो अकॉर्डिंग टू संविधान है, समझ बात। वो किसी फैसला देने में अमेरिका का न्यायपालिका कोई विधि के को नहीं देखेगी, वो केवल इंसाफ को देखेगी। लेकिन हमारे देश में क्या है ना कि हम विधि के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें देखते हैं कि विधि क्या कहता है, उसी अकॉर्डिंग जो है पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला करता है। ये अनुच्छेद क्या है ना हमारा 21 में ये प्रावधान है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है हमारे यहाँ। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश के संसदीय संविधान अमेरिका की जो है सर्वोच्चता सरकार की यानी कि न्यायपालिका सर्वोच्चता वाला जो है चीज़ों को जो है ना ले लिया है। जी। सातवां हमारे संविधान के फीचर है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारा, यानी कि न्यायपालिका एक है, यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे तक सारा कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो सबके सारे जजों के पावरफुल होंगे, सारे नीचे हाई कोर्ट के भी नीचे, और फिर सबऑर्डिनेट जज सबऑर्डिनेट कोर्ट सबके मालिक वही होंगे। मालिक मतलब उनका पावर होगा सबके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई है। तो मौलिक अब ये हो गया ना हमारा ये फीचर हो गया एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका वाली की फीचर है। आठवां हमारा संविधान का फीचर है मौलिक अधिकार दिया गया है, जैसे कि 12 से लेकर के 35 तक हमारे मौलिक अधिकार, जैसे समता का अधिकार, बराबरी का, तो इसको हम पढ़ेंगे बहुत खोल के पढ़ेंगे आगे चल करके। अभी बस कल ऐसे आप आर्टिकल याद कर लीजिए। मौलिक अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है लिखा हुआ। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 27 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार दिया गया है 29 से 30। संवैधानिक उपचार मतलब यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग इसका उपचार करने का अधिकार 32 में दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नवा फीचर हमारे संविधान का नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि सरकार जो भी कानून बनाएगी उस कानून में सरकार ये बिल्कुल सुनिश्चित करेगी वो सामाजिक होनी चाहिए, गांधीवादी, उदारवादी, बौद्धिक सोच के साथ होनी चाहिए, समाज के लोग के एक वर्ग के लोगों के हित के लिए होनी चाहिए, और नैतिक कर्तव्य को सामने रखते हुए निष्ठापूर्वक जो है ये चीज़ होनी चाहिए। अब कुछ केसेस है, जैसे मिनर्वा मिल्स 1980 में ये हुआ था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव जो है मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब तारीफ किया 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने कहा था कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ये भारतीय संविधान की नींव है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि नीति जो बनाने के जब सरकार नीति बनाएगी तो सबके हित के बारे में सोचेगी। 10वां फीचर हमारा मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया 2002 में, जोड़ा मौलिक कर्तव्य पहले नहीं था। 42वें संशोधन 1976 के 42वें संशोधन में मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया, और ये जो लागू हुआ 2002 के 46वें संविधान संशोधन में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया।
तो अब सिफारिश तब ये हो गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन में कि मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ना चाहिए जब आपातकाल लगा था देश में, और इसको लागू कर दिया 2002 46वें 86 संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। तो इसको जोड़ा गया 51 को नाम करके एक आर्टिकल लिख करके जोड़ दिया गया। तो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हमारे ऊपर थोपा है, मतलब थोपा नहीं, मतलब लागू किया गया है, वो भी आप देख लेंगे। 11वां फीचर हमारे संविधान का है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारा देश है। ठीक है, हमारा जो है राज्य है धर्मनिरपेक्ष, कोई धर्म, देखो संविधान के कोई धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म है, हमारा धर्म है। वैसे मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा दीन है। मैं नेचुरल चीज़ों को अपनाता हूँ जो मेरे क्या सबके ईश्वर ने पूरी दुनिया में ये चीज़ें लागू कर दी है, एक कानून सबके लिए। ना चाह कर के भी हम सब वही एक कानून के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि हम समझते नहीं हैं, हमें लगता है कि हमने ये कानून बनाया है। नहीं, हमने नहीं बनाया है, वो कानून उसने बनाया है जो हमारा भी और तुम्हारा भी पैदा करने वाला है। 11वां फीचर हमारे संविधान का धर्मनिरपेक्ष राज्य, हमारा देश का कोई संविधान नहीं है, हमारे संविधान का कोई धर्म नहीं है। तो 1976 में ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, पहले नहीं था 26 जनवरी 1950 वाला संविधान में नहीं था। 1976 में ये जोड़ दिया गया धर्मनिरपेक्ष। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है, ये फीचर है। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष पूरी बराबरी है, 14 आर्टिकल। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, 15वां आर्टिकल। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिक को समान अधिकार देंगे, 16वां आर्टिकल। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है, उसको प्रचार करने का अधिकार है, 25वां आर्टिकल। हर धार्मिक समूह को किसी हिस्से में अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन, स्टेज वगैरह, प्रोग्राम वगैरह करने का अधिकार है, 26वां आर्टिकल। और 27वां भी इसी के अंदर है। और 28वां आर्टिकल है कि किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में किसी प्रकार का धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाए। मतलब देखो, धर्म के मामले में कोई पढ़ाई नहीं होगा किसी भी सरकारी कार्यालय में, किसी भी सरकारी स्कूल में। ठीक है, ये बात हो गई। 10वां बात है इसके अंदर, नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा लिपि सुरक्षित रखने का अधिकार है, 29वां आर्टिकल। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान और अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार है, 11वां फीचर में 30वां आर्टिकल है ये। और आगे कहा गया 12वां फीचर में कि राज्य के सभी नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का, मतलब सबके लिए एक कानून होगा। ऐसा नहीं कि गारा गोरा के लिए अलग कानून, काला के लिए अलग कानून, मोटा के लिए अलग कानून, पतला के लिए अलग कानून, नहीं। अनुच्छेद 44। तो धर्मनिरपेक्षता हमारे यहाँ है। 12वां फीचर है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मतलब हर नौजवान व्यक्ति जो है वोट कर सकता है। तो 18 वर्ष का उम्र जो है किया गया था पहले हर व्यक्ति की जिसकी उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष है, धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा, ये सब से उठ कर कोई भेदभाव नहीं है, उनको अधिकार है पूरा वोट करने का। तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा जो है मतदान करने की उम्र पहले 21 था, इसको घटा दिए। कब घटाएं? 1989 में। ठीक है, और इसको कर दिए 18 वर्ष। अभी भी 18 वर्ष ही है ना। 18 वर्ष के आप हैं तो आप अपना नेता चुन सकते हैं। 13वां फीचर है हमारा एकल नागरिकता। हमारे देश में केवल एक नागरिकता है, कोई भी व्यक्ति हमारे देश में वो केवल एक नागरिक रह सकता है, केवल भारत का, कोई दूसरा देश का नागरिक नहीं रह सकता। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो दूसरे देश के नागरिक नहीं बन सकते। अगर बनिएगा तो आपका ये नागरिकता तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है। 14वां फीचर हमारे स्वतंत्र निकाय है हमारे देश में, इंस्टीट्यूशन है। विधायिका केवल विधि बनाने का काम, कार्यपालिका केवल कार्यपालिका का काम, न्यायपालिका केवल न्याय का काम करती है। तो इस तरीके से काम चलता है। ठीक है। संसद है, राज्य विधानसभाएं हैं, भारत का राष्ट्रपति है, भारत के उपराष्ट्रपति है, सब एक साथ काम करते हैं, लेकिन अपना अपना अलग अलग निर्वाचन होता है सबका। राज्य और केंद्र सरकार के खातों का अक्षम करने के लिए, उसको देखने के लिए महालेखा मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है कि सरकार के खर्चों का हिसाब किताब रखती है, तो अलग इंस्टीट्यूशन है। संघ लोक सेवा आयोग है, मतलब सिविल सेवक को चुनने की परीक्षा के माध्यम से इनका अलग इंस्टीट्यूशन है। चुनाव आयोग है अलग, वो अपना चुनाव करके जो है महत्वपूर्ण नेताओं को पब्लिक चुनती है उनके माध्यम से। राज्य लोक सेवा आयोग है राज्य में। तो ये सब जो है स्वतंत्र निकाय है। और 15वां हमारे संविधान का फीचर आपातकालीन प्रावधान है। अगर समाज में, अगर देश में हमारी कोई समस्या हो जाती है तो राष्ट्रपति का पूरा पावर है कि वो आपातकाल लागू कर सकते हैं। तो आपातकाल 3 तरह का होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ये तब होगा जब देश का हमारे देश का लड़ाई किसी दूसरे देश से हो जाएगा। तो 352 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर आपातकाल लागू कर सकते हैं जब किसी दूसरे देश के साथ हमारी लड़ाई हो जाए। तीसरा है राज्य में आपातकाल, जब राज्य फेल हो जाए, केंद्र की बात नहीं माने, तो 365 आर्टिकल लगा सकते हैं और इसमें भी जो है आपातकाल हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल हो जाएगी जब हमारे देश की वित्तीय स्थिति खराब हो जाएगी, तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं, 360 में लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये सब बातें हैं और इसमें साथ साथ ये भी बातें हैं। 1 मिनट लगता है ये समाप्त हो गया।
और वित्तीय आपातकाल देख लिया 1960, इसको याद कर। मेंस में पूछा गया था कि कौन कौन से आपातकाल जो है हमारे देश में है, तो ये सब याद रखिएगा। आपातकाल बहुत तरह के हैं, ये आपातकाल हमने देखा। ये सारे आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है, राज्य आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद याद रखिएगा 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 है, और 65 अनुपालन करने की सफलता 365, वित्तीय आपातकाल 360 है। त्रिस्तरीय सरकार हमारे यहाँ, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, और एक होता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो बना है ना, 9वें अनुसूची 9वां भाग है ये, और 9वां अनुसूची, ठीक है, 11वीं में जोड़ दी गई है। 9वां अनुसूची को 11वां में जोड़ दिया, मतलब अनुसूचियाँ जो है 11वां में जोड़ दिया, और 1992 में ये काम हुआ है। 73वां संशोधन हुआ और लोकल गवर्नमेंट जो है बनाया गया। 73वें और 74वें संशोधन करके ये बनाया गया, लोकल गवर्नमेंट बनाया गया, ठीक है। तो त्रिस्तरीय सरकार है, सेंटर, स्टेट और लोकल, ठीक है। अब कुछ विषय सूची है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक आर्टिकल, नागरिकता का आर्टिकल 5 से 11, मौलिक अधिकार 12 से 35, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। तो याद कर लीजिए, मौलिक कर्तव्य है 51 को, संघ सरकार 52 से 151, ये तो पूरा सूची है, ये सब पढ़िए, है ना। तो ये सब मैं नहीं पढ़ूँगा, ये सब आप पढ़िए। यहाँ पर अनुच्छेद दिया हुआ है, संघ का नाम, राज्य क्षेत्र 3 बता रहा, इसे याद कीजिए, ठीक है। ये सब मैं नहीं पढ़ूँगा, मेरी आवश्यकता नहीं है इसको पढ़ने की। आई होप आपको सारा बातें समझ में आया होगा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। कोई ऐसी बातें नहीं है जो मैंने आपको नहीं समझाया, जो कठिन है, या फिर कोई भी चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो ये आप पढ़ लीजिए, ये मेरे पढ़ने का। देखिए, हाँ, अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, ये इम्पोर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने लिया है, संघीय तंत्र लिया है, जैसे राज्यपालिका कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, ये लिया हमने। ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया संसदीय प्रशासन, विधि शासन, विधि प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीयवाद। अमेरिका से हमने लिया है क्या, मूल अधिकार लिया है, उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनने का, और उच्चतम न्यायालय का व्यवस्था हमने लिया है, और न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, अमेरिका से लिया। आयरलैंड का संविधान से हमने लिया है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। कनाडा के संविधान से हमने लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, और अवशिष्ट केंद्रों का मतलब जो बची हुई शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास होगी। जब भी आगे डिफाइन होगा कौन कौन सी और भी शक्तियाँ होंगी और होनी चाहिए, वो केंद्र के ही पास रहेगी। ये हो गया। उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय, ये हमने लिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब जिस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, स्टेट भी कानून बना सकती है, उसी को कहा जाता है समवर्ती सूची। व्यापार का मामला या फिर वाणिज्य, समागम, स्वतंत्रता और संसद के दोनों संसदों का संयुक्त बैठक, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। जर्मनी के संविधान से हमने लिया आपातकाल और मूल अधिकार हमने लिया। सोवियत संघ से हमने लिया है मूल कर्तव्य और प्रस्तावना लिया है। फ्रांस का संविधान से हमने लिया गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन लिया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया है। जापान के संविधान से हमने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये था, ठीक है। सहकारी समितियाँ, एक चीज़ और इसमें 17वां फीचर हमारे संविधान का 97वां ये संविधान संशोधन हुआ 2011 में। सहकारी समितियाँ बनाई गई और सहकारी समिति को गठित करने का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया 19 के तहत कि कोई भी व्यक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है समाज की अच्छाई और भलाई करने के लिए। जैसे सपोज डेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में समझाओ, जैसे कि सपोज डेट एक टेलर है, एक टेलर किसी कंपनी से तो ऑर्डर नहीं ले सकता। अब क्या है कि गांव में कई हज़ार टेलर है, कई सौ टेलर है, ठीक है। सारे टेलर मिल जाए और एक सोसाइटी बना ले, ठीक है। और फिर वो बड़ी कंपनी से कांटेक्ट करे कि आप मुझे काम दीजिए, मैं एक ही बार में आपका सारा काम कंप्लीट करूँ। तो ये क्या हुआ ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ। तो मौलिक अधिकार है व्यक्ति का, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है, सरकार भी उसकी मदद करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाएंगी, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार के रूप में इसको जोड़ दिया गया है। फिर संविधान की आलोचना भी बहुत है। आलोचना भी देखिए, जिसे कहा जाता है कि उधार का संविधान, ये तो बार बार हम सुन भी किए हैं। ऐसा कहा जाता है हमारे संविधान को उधार का संविधान ले लिए हैं, लेकिन अम्बेडकर साहब ने इसका जवाब दिया था कि नहीं भैया, ऐसा बात नहीं है। हमने 60 देशों के संविधान पढ़े हैं और तब हमने इसको बनाया है, हमने किसी से उधार नहीं लिया है, ठीक है। फिर कहा जाता है कि ज़्यादातर चीज़ें जो है 1935 के संविधान अधिनियम का कार्बन कॉपी है। देखो ये बात भी गलत है। अब संविधान हमारे ऊपर हुकूमत थी अंग्रेज़ों की, इंग्लैंड की, तो जाहिर सी बात है इंग्लैंड जिस तरह से शासन कर रहा था वही प्रणाली ही सबको समझ में आ रही थी, हमारे देश के लोगों को भी। तो उसमें कुछ चीज़ें अच्छी थी ना, ऐसा नहीं था सारी चीज़ें खराबी थी। तो 1935 में कुछ चीज़ें अच्छी थी तो हमने लिया उसको, संघीय सरकार के ढांचे को हमने लिया, जो हमारे अनुकूल थी तभी हमने लिया। तो ये भी कहना गलत है। तो इसके बारे में भी अम्बेडकर साहब यही कहते हैं कि भैया हमने वही चीज़ों को लिया है जो हमारी चीज़ हमारे हिसाब से सही थी, हमने ऐसा नहीं है कि जो मर्जी उठा लिया।
तीसरी बात है कि हमारे कहा जाता है अभारतीय अथवा भारतीय विरोधी, यानी कि भारत के विरोधी है। तो बड़ा खतरनाक बात कह रहा है। तो उनका कहना है कि क्या है ना कि हमारे देश में के विरोधी है। क्यों? क्योंकि इसमें राजनीतिक परंपराओं और भावनाओं का जो है प्रतिनिधित्व नहीं था। मतलब हर धर्म के लोग और हर भावना, फीलिंग, इमोशन ये कहा जाता है। तो ये बात भी बेकार की बात है ये, इसको भी आप जो है दीवार पर मार दीजिए। तो ऐसा नहीं है। चौथी बात कहा जाता है कि गांधीवादियों से दूर संविधान, क्योंकि गांधी जी तो नहीं थे, लेकिन जो 1992 में जो जोड़ा गया था 73वां संशोधन, 74वां संशोधन करके लोकल गवर्नमेंट, तो ये तो गांधीवादी के ही विचार पर था। ऐसा बात भी कहना गलत है। पाँचवा इसमें कहा जाता है महाकाय आकार बहुत बड़ा है ये। तो भैया इतना बड़ा देश भी तो है हमारा, तो संविधान भी तो बड़ा हो जाएगा ना। छठी बात इसमें बुराई करते हैं वकीलों का स्वर, की ऐसी ऐसी बातें इस्तेमाल की गई कि वकीलों को ही समझ में आएगा, आम नागरिक को समझ में नहीं आएगा। तो देखो ये बात भी गलत है, ये भी मैं नहीं मानता। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो नहीं समझ सकते, सब लोग समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो संदर्भ सूची यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिए। इसी के समाप्त हो गया है तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो तीसरा वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।